बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को ऐसी रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रही हो और जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो, उसे हम 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। देखें, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है। दूसरा स्टेप जो है ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन यानी पायरुवेट की ऑक्सीडेशन है। तीसरा स्टेप जो है ये है क्रेब्स साइकिल। और जो चौथा स्टेप हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी चेन। तो 4 स्टेप में हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन की। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ऐसा प्रोसेस है जो एरोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट है और एनएरोबिक का भी है। यानी ये दोनों किस्म की रेस्पिरेशन का कॉमन प्रोसेस है। अब ग्लूकोज है, लाइसेस ब्रेकडाउन है, तो ये ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी और इससे बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट की लाजिम बात है कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। और इसके साथ साथ आपने डिस्कस किया था कि NAD जो है ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। तो ग्लूकोज जब टूट कर ब्रेक डाउन होके पायरुविक एसिड बना दे तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ये साइटोसोल में होती है। साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पोर्शन जिसे हम साइटोसोल कहते हैं, ये साइटोसोल में होती है। ये वहाँ क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए जितने रिक्वायर्ड इंजाइम हैं वो सारे साइटोसोल में ही मौजूद होते हैं। अब इस ग्लाइकोलाइसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज है, इस फेज में ये होता है कि जो ATP है एक्सपेंडेड, यानी ATP यहाँ यूज होती है, ATP यहाँ यूज होगी। और दूसरी जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज है। इस फेज को हम पे ऑफ भी फेज कहते हैं। ये पे ऑफ फेज है, यानी देने वाली फेज है। यानी क्या देती है कि यहाँ ATP प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ ATP प्रोड्यूस होगी। प्रिपरेटरी फेज ATP यूज होगी, ऑक्सीडेटिव फेज यहाँ ATP प्रोड्यूस होगी। तो ग्लाइकोलाइसिस को हमने 2 फेज में डिवाइड किया, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज। इसके जितने रिएक्शंस हैं सारे साइटोसोल्स में होते हैं। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, यानी एरोबिक और एनएरोबिक दोनों का ये कॉमन प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, जो बड़े ऑर्गेनिज्म में होती है, उसका पहला जो स्टेप है, पहला जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, वो एनएरोबिक है। मतलब ये है कि ये ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, तो ये भी एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है। इसलिए तो ख्याल किया जाता है कि जितने यूकरियाट हैं सारे प्रोकरियाट से इवॉल्व है, कि रेस्पिरेशन के हवाले से भी ये एंसेस्टर हुए। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस को रिएक्शंस के हवाले से बात करूं तो देखें, पहला जो मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बॉडी में दाखिल होता है और आगे डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में चला गया, तो ग्लूकोज क्या करता है कि ATP से फास्फेट ले लेता है। तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन डाईफास्फेट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लूकोज जो है
इसकी होगी फास्फोरिलेशन। और ये जो फास्फेट है ये ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, तो इसे पढ़ेंगे ग्लूकोज जी 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी इसका मतलब है कि फास्फेट जो है, ये फास्फोरस है, वो ग्लूकोज के आखिरी कार्बन 6 कार्बन से अटैच है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं ये अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा और फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। अब देखें जो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट है ये आपने पढ़ा हुआ, ये कीटो शुगर है और ग्लूकोज जो है ये एल्डो शुगर है, तो दोनों एसोमर हुए, तो आइसोमेरेज से ये स्टेप कैटालाइज होता है। इसके बाद फ्रैक्टोज भी वही काम करेगा कि इसकी भी फास्फोरिलेशन होगी, एटीपी जी क्या देगा बेटा, फास्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईफास्फेट में। तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन डाईफास्फेट में। तो जब डाई में आ गया एक फास्फेट और ऐड हो गया, देखिए फ्रैक्टोज के साथ पहले 6 कार्बन के साथ अटैच है फास्फेट, अब जगह बनती है 1 कार्बन से। तो अब हम यूं बात करेंगे फ्रैक्टोज 1,6, जब 2 दफा आ जाते तो हम इसे कहते हैं बिस फास्फेट। ये देखिए फ्रैक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। अब ये जो फ्रैक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है ये मॉलिक्यूल 6 कार्बन है, अनस्टेबल है, और जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो इससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जी। एक मॉलिक्यूल बनता है DAP, इसे पढ़ते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये ट्रायोज शुगर है और ये कीटो फॉर्म में मौजूद होता है। दूसरा जो बनता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, तो ये भी ट्रायोज शुगर है, तो दोनों ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। हाँ, ये कीटो शुगर है और ये एल्डो शुगर है, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में इंटर कन्वर्टेड है, लेकिन लास्ट पे हमेशा ये वाला बनता है, ये वाला मॉलिक्यूल आगे नहीं साइकिल में हिस्सा लेता, आगे रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि DAP कन्वर्ट होके G3P में, G3P ही आगे जाता है। अब फ्रैक्टोज जो है उसके पास 6 कार्बन थे, तो 3 कार्बन इधर आ गए, 3 कार्बन इधर आ गए। अब ये 1,6 था, यानी 20 फास्फेट, 2 फास्फेट थे, एक फास्फेट इसके पास आ गया और ग्लिसरल्डिहाइड के पास आ गया, और दूसरा जो है वो डाईहाइड्रोक्सी के पास चला गया। अब इसके बाद देखें ये वाला जो मॉलिक्यूल है, अब यहां से हम बात करेंगे, ये मॉलिक्यूल देखें, एक तो जी इसकी होगी ऑक्सीडेशन, तो NAD जो है वो आके बन जाता है NADH। इससे ये जाहिर हो रहा है कि NAD की रिडक्शन हुई और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की हुई ऑक्सीडेशन। देखें जब ग्लिसरल्डिहाइड जो है उसको H उसका रिमूव हो जाता है तो वो बन जाता है ग्लिसरेट। जैसे इससे पहले हमने कैल्विन साइकिल में बात की थी कि जो ग्लिसरेट है जब उसको हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो बन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। इसी तरह ग्लिसरल्डिहाइड जब H रिमूव करेगा तो ये बन जाता है ग्लिसरेट। अब देखें इसका मतलब है कि आगे जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा 3 फास्फोग्लिसरेट, लेकिन ये एक और फास्फेट इनऑर्गेनिक जो ATP से नहीं आता, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल से आता है फास्फेट इनऑर्गेनिक, ये उसको भी लेता है। इसका मतलब है इसके पास 3 कार्बन थे और तीसरे कार्बन से फास्फेट था, एक और फास्फेट आ गया तो वो 1 कार्बन से अटैच हो गया। तो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल बना है वो 1,3, जब 2 दफा आ जाता है तो हम कहते हैं बिस फास्फो जी ग्लिसरेट जी 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जो मॉलिक्यूल एक नहीं बल्कि 2 बनेंगे, 1,3 जी बिस फास्फोग्लिसरेट। अब
ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 2 मॉलिक्यूल कैसे बने? देखें, एक मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट ने ये बना दिया। दूसरा आप देख रहे हैं कि DAP भी मौजूद है, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी कन्वर्ट होता है इसमें, यानी ग्लिसरल्डिहाइड में, और फिर ग्लिसरल्डिहाइड ने और मॉलिक्यूल ये वाला बना देना है, तो इसलिए यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्यों कि यहाँ 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हर एक ने मॉलिक्यूल आगे बनाना है, तो इसने भी एक बनाना है, तो इसने भी इसमें कन्वर्ट होकर ये बनाना है। तो इसके बाद इसने भी सेम वही वाला काम करना है कि ये देखें फास्फेट इनऑर्गेनिक लेगा, यहाँ शामिल हो जाएगा, और इसी तरह NAD जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा NADH, और इसकी भी आमतौर पे ऑक्सीडेशन हो गई। अब इसके बाद होना ये है कि जी जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, अब इसने एक फास्फेट रिमूव करना है, तो 1 वाला चला गया, किसके पास जाएगा? देखें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, तो ये बन गया जी 3 फास्फो जी ग्लिसरेट। जी क्या बन गया? 3 फास्फोग्लिसरेट। 1 वाला चला गया और उसने ATP का मॉलिक्यूल बनाया। सेम आप यही बात यहाँ रिपीट करोगे कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ने जी एक और फास्फेट लेके ATP बन जाना है, और यहाँ पे 1 वाला जब चला गया तो 3 वाला रह गया, बिस ख़त्म हो गया, तो फिर वही 3 फास्फो जी ग्लिसरेट, ये 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब इसके बाद ये होता ये है कि ये जो फास्फेट है ये अपनी एंजाइम की मदद से पोजीशन चेंज करता है, यानी इसका मतलब ये था कि पहले फास्फेट कार्बन 3 के साथ था, अब ये कार्बन 3 से कार्बन 2 पे आ जाता है, तो हम ये पोजीशन ही लिख रहे होते हैं। 3 फास्फेट का मतलब ये कोई नहीं था कि यहाँ 3 फास्फेट हैं, इसका मतलब था कि वो तीसरे कार्बन से अटैच है, तो जब वो ग्रुप जो है फास्फोरस ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे अब उसे जी 2 फास्फो जी ग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट। सेम यही वाला इधर भी ऐसे चेंज आनी है जी 2 फास्फो जी ग्लिसरेट, ये 2 फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब देखें इसके बाद क्या होना है कि वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव होना है। इससे यह जाहिर हो रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव होगी और ऑक्सीजन भी रिमूव होगी। सेम आप यहाँ भी बात करें कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो इसके बाद आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये बन गया फास्फिनोल जी पायरुवेट, तो ये फास्फिनोल। सेम आप यही बात करोगे जी फास्फिनोल जी पायरुवेट। जी मैं बात कर रहा था कि ये फास्फिनोल पायरुवेट जो है ये बन गया है। अब फास्फिनोल जो पायरुवेट है, अब इसने क्या करना है? इसने अपने फास्फेट रिमूव करने हैं, और ये फास्फेट किसको देगा? उसी तरह ADP को देगा, और ADP क्या बन जाएगा? ATP। तो जब फास्फिनोल पायरुवेट से फास्फेट चले गए, सिर्फ ये रह गया पायरुवेट, तो आप देख सकते हैं कि फिर ये जी पायरुवेट है, और यहाँ भी ऐसा ही होगा कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जी ATP में कन्वर्ट हो गया, और ये बच गया जी पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल हैं, और आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बने हैं। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए मैंने कहा था इसे 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। ये पहला जो स्टेप है जिसमें लाज़मी बात है एनर्जी ज़रूरत हुई है, तो ये प्रिपरेटरी फेज थी जी, ये प्रिपरेटरी फेज थी, और जिसमें
आप देख सकते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और यहाँ जी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई, तो इसी वजह से इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। तो ये ऑक्सीडेटिव फेज है। तो प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज, इसे हम 2 स्टेप में इस तरह आमतौर पे डिवाइड कर देते हैं। अब अगर आप एनर्जी के हवाले से बात करें तो देखें यहाँ एक मालिक्यूल ये यूज़ हुआ एटीपी का, एक मालिक्यूल ये यूज़ हुआ, तो ग्लाइकोलाइसिस में जी जो यूज्ड हुए हैं वो 2 एटीपी है। इसी तरह अगर आप देखें तो डायरेक्ट यहाँ ये 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, 4, तो जो प्रोड्यूस हुए हैं डायरेक्ट एटीपी वो हैं 4 एटीपी। इसी तरह ये देखें NADH, एक NADH, तो यहाँ 2 जी NADH के मालिक्यूल बने हैं, तो एक NADH ने 3 मालिक्यूल एटीपी के बनाने होते हैं। तो जब एक ने 3 बनाने हैं तो 2 मालिक्यूल ने जी 6 बनाने हैं, तो यहाँ 6 एटीपी ये प्रोड्यूस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट एटीपी हैं वो टोटल 4 बने लेकिन 2 यूज हो गए, तो नेट डायरेक्ट एटीपी का 2 रह गया। लेकिन अगर टोटल एनर्जी के हवाले से बात करें तो NADH ने भी तो आखिर एटीपी आगे जाके बनाने हैं, तो टोटल एनर्जी के हवाले से बात करेंगे तो 6 यहाँ बने, 4 ये बने, टोटल 10, और यूज कितने हो गए 2। तो नेट एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो 8 रहेगा जी। टोटल ये बेशक आप इसको ना लिखें, टोटल जो है वो 10 एटीपी हो गए, और देखें यूज्ड कितने हुए हैं 2, तो नेट एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो जी वो 8 एटीपी है ग्लाइकोलाइसिस का। लेकिन ये उस वक्त बनते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो। अब एनएरोबिक में तो हमने बात की थी कि सिर्फ 2 एटीपी हैं, वो कैसे भाई? वो यूं है कि ये जो NADH बनते हैं 2 मालिक्यूल, ये आगे किसी रेस्पिरेटरी चेन में नहीं जाते और ना ही कोई एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि ये तो अल्कोहल बनाने में या लैक्टिक एसिड बनाने में वहाँ खर्च हो जाते हैं, यानी उनको H ये मिल जाते हैं, दे दिए जाते हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि बस एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ये चीज़ें आगे चल के एनर्जी बनाएगी, लेकिन एनएरोबिक में ये 2 चीज़ें कंज्यूम हो जाते हैं, 2 मालिक्यूल कंज्यूम हो जाते हैं, तो डायरेक्ट जो एटीपी हैं यही ही रहते हैं। इसलिए एनएरोबिक में ये वाली चीज़ें हम काउंट नहीं करते। तो फिर टोटल देखें कितने प्रोड्यूस हुए 4 एटीपी, अब यूज कितने हुए 2 एटीपी, तो बाकी कितने रह गए 2 एटीपी। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जी, जो एनएरोबिक है उसमें जी टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं जी, और यूज्ड होते हैं जी 2 एटीपी, तो उनका जो नेट रहेगा वो 2 एटीपी है जी। एनर्जी का जो टोटल नेट है प्रोडक्शन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का वो 2 एटीपी है, और एरोबिक रेस्पिरेशन का है 8 एटीपी जी। ये तो मैंने एनर्जी के बैलेंस के हवाले से बात की, ग्लाइकोलाइसिस। अब मैं चला जाता हूं जी, नेक्स्ट जो स्टेप है पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड क्रब साइकिल। देखें पायरुवेट की जो ऑक्सीडेशन है वो क्रब साइकिल से पहले होती है, लेकिन होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो जी पहला स्टेप ये होगा कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगी, और उसके साथ साथ जो तीसरा स्टेप होगा, क्योंकि एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस पहला है और पायरुवेट दूसरा है, और जो तीसरा है वो क्रब साइकिल है। ये साइंटिस्ट क्रब्स ने स्टडी किया था, इसी वजह से जॉन्स हैंस क्रब्स, तो क्रब साइकिल है। अब देखें ये है पायरुवेट। अब पायरुवेट को अगर देखें तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है
जब इसने माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जाना है तो ये एनर्जी यूज करके जाएगा, तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसलिए जब भी हम एनर्जी का बैलेंस करेंगे तो पायरुवेट जो ही माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जाएगा तो एक पायरुवेट ने एक आमतौर पे एटीपी को यूज करना है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं 2, तो लाजिम बात है आगे क्रेब्स साइकिल भी चलेंगे 2, इसलिए फिर 2 ATP हम इसका यूज में लिखते हैं। तो पायरुवेट जो है ये पहले स्टेप में कन्वर्ट होता है जी एसिटिक एसिड में आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी डी कार्बोक्सिलेशन हुई तो ये 3 कार्बन से 2 कार्बन पे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसने जनाब ऑक्सीडेशन करनी है NAD, जी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। और इसी तरह जी कोएंजाइम ASH, ये कोएंजाइम A जो सल्फोहाइड्रल ग्रुप है, अब वो इसमें शामिल हो जाता है। तो फिर देखें एसिटिक एसिड जब H रिमूव करेगा तो एसिटाइल बन गया, ये देखें एसिटाइल, और फिर कोएंजाइम इसका हिस्सा बन गया तो एसिटाइल कोएंजाइम A। तो इससे जाहिर हो गया कि पायरुवेट जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में जाता है तो फिर ये ऑक्सीडेशन भी करता है और डी कार्बोक्सिलेशन भी करता है और कोएंजाइम ASH को एक्सेप्ट भी करता है। तो इस तरीके से फिर 3 कार्बन से 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है। और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद है, तो ये मैट्रिक्स में आगे पार्टिसिपेट करेगा जी क्रेब्स साइकिल में। अब जो क्रेब्स साइकिल है वो पहले से मौजूद होता है, जो प्रिकर्सर है वो है ऑक्सालो एसीटेट। जो ऑक्सालो एसीटेट है जी ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, और देखें 4 वाला अगर ये है और ये 2 वाला ये मॉलिक्यूल दाखिल हो जाए, यहाँ से कोएंजाइम ASH रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ऐड भी होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव भी होता है। तो अब देखें ऑक्सालो एसीटेट 4 कार्बन है और शामिल हो रहा है 2 कार्बन, तो जो पहला प्रोडक्ट है वो बनता है सिट्रेट, जी सिट्रेट हो गया जनाब 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसी सिट्रेट की वजह से क्रेब्स साइकिल को दूसरा नाम देते हैं जी सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो सिट्रेट पहला प्रोडक्ट है जो एसिटाइल कोएंजाइम A जो पायरुवेट से बनता है, और पहले से जो प्रिकर्सर है मैट्रिक्स में मौजूद है ऑक्सालो एसीटेट, उसके साथ कंबाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो अब ये सिट्रेट इसके बाद अपने आइसोमर में चेंज हो जाना है और उसे हम पढ़ेंगे आइसोसिट्रेट। तो आइसोसिट्रेट आइसोमेरेज की वजह से कन्वर्ट हो गया, सिट्रेट आइसोमेरेज की वजह से आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसने भी दोनों स्टेप करने हैं, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन भी करनी है और ऑक्सीडेशन भी करनी है। तो NAD रिड्यूस होकर NADH बन जाएगा, और इधर से एक कार्बन चली गई कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि आगे जो कंपाउंड बनना है, मॉलिक्यूल बनना है, वो 6 कार्बन के बजाय जी वो 5 कार्बन होगा। तो ये भी 6 था, और अगले वाला जो मॉलिक्यूल है उसको नाम देते हैं अल्फा कीटो जी ग्लूटोरेट। ये हो गया जनाब 5 कार्बन मॉलिक्यूल, और अल्फा कीटो ग्लूटोरेट ने भी आगे डिफरेंट स्टेप की मदद से, मुख्तलिफ स्टेप की मदद से जी डी कार्बोक्सिलेशन करनी है, और इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी NAD जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा शाबाश NADH में। और फिर ये स्टेप वाइज बिल आखिर जी कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में।
ये देखें सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। अब सक्सिनेट जो है ये लाजिम बात है, यहाँ कार्बन एक साइड से एक कार्बन रिमूव हो गया तो ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब सक्सिनेट बनने से पहले एक काम और भी होगा कि ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट इनऑर्गेनिक। जी मैंने कहा था कि ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट इनऑर्गेनिक, ये जब ये स्टेप कैटालाइज होता है तो ये दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। जब डाइफॉस्फेट को फास्फेट और मिल जाएगा तो ये बन जाएगा ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ग्वाइनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है ये फौरन ही कन्वर्ट हो जाता है ग्वाइनोसिन डाइफॉस्फेट में। जब ये डाई में चला जाता है तो इसका मतलब एक फास्फेट इसने रिमूव किया और वो फास्फेट मिल जाता है एडीपी को। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन जी ट्राइफॉस्फेट में। तो इस तरह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है और अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया। और सक्सिनेट के बाद देखें जी आगे यहाँ रिमूवल ऑफ H हाइड्रोजन होनी है तो FAD जो है फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आके रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। तो सक्सिनेट जी फ्यूमिरेट में कन्वर्ट हो गया और फ्यूमिरेट उसी तरह 4 कार्बन मॉलिक्यूल हुआ तो ये फ्यूमिरेट में कन्वर्ट हो गया। और फ्यूमिरेट ने जब वाटर मॉलिक्यूल लेना है यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होगी तो फ्यूमिरेट कन्वर्ट हो जाएगा जी मिलेट में, ये मिलेट में कन्वर्ट हो गया। और मिलेट जो है उसी तरह 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और मिलेट के बाद जो है दोबारा बनना है प्रिकर्सर ऑक्सैलोएसीटेट। अब यहाँ इसकी उसी तरह ऑक्सीडेशन होगी कि NADG ये रिड्यूस होकर NADH बन जाएगा। तो ऑक्सैलोएसीटेट जब बन गया ये दोबारा इस साइकिल में हिस्सा लेगा। इस पूरे साइकिल को साइंटिस्ट क्रब्स ने स्टडी किया था तो ये क्रब साइकिल है, या पहला जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है तो इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी दूसरा नाम देते हैं। तो क्रब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल जी मैट्रिक्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होगा। क्यों कि इसके लिए दरकार जितने एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। अब मैं थोड़ी बात इसकी एनर्जी के हवाले से कर दूं। देखिए एनर्जी के हवाले से कैसे है कि पहले मैं पायरुवेट के हवाले से बात करूं। ये देखें ये पायरुवेट था, जब पायरुवेट की हुई ऑक्सीडेशन तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन में आप देख सकते हैं कि जी एक पायरुवेट से एक NADH बना। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब ब्रेक डाउन होती है तो एक नहीं 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के। इसका मतलब है फिर आगे 2 दफ़ा पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी और 2 ही क्रब साइकिल चलेंगे। तो इससे जाहिर हो गया फिर NADH जी कितने प्रोड्यूस होंगे जी, NADH जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए जी टोटल कितने शाबाश 2 NADH जो हैं ये प्रोड्यूस हो गए। अब हमें पता है कि 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP है तो टोटल जी 6 ATP यहाँ से बन गए, 6 ATP यहाँ से बन गए। और इसी तरह इसमें जो यूज्ड हो जाएंगे जी ATP वो हैं 2 ATP। क्यों कि एक पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में दाखिल होता है तो ये एक्टिव प्रोसेस है, वो एनर्जी खर्च होती है। तो एक मॉलिक्यूल से एक ATP, तो इससे जाहिर हो गया कि यहाँ जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन है जी उससे 4 ATP बनते हैं। अगर मैं जी क्रब साइकिल के हवाले से बात करूं जी तो आप देख सकते हैं कि
देखें आप NADH जरा काउंट करें, ये एक यानी 1 NADH हो गया, ये दूसरा NADH हो गया, ये एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद है NADH। तो 3 NADH बने हैं एक साइकिल में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो पायरुवेट एसिड 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इसका मतलब क्रब साइकिल भी एक नहीं चलेंगे, 2 चलेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर NADH एक साइकिल में 3 बनते हैं तो 2 साइकिल में कितने बनेंगे? 6। तो यहाँ 6 NADH बनेंगे। तो 6 NADH इज इक्वल टू 1 से 3 तो 18 ATP यहाँ बनेगी। तो 18 ATP आगे जाके बननी है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि यहाँ डायरेक्ट ATP का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं एक बना है, तो जो आमतौर पे क्रब साइकिल हैं वो एक नहीं 2 चलते हैं। तो डायरेक्ट ATP का जो मॉलिक्यूल है वो 2 ATP है। देखें 2 ATP है, तो 2 ATP डायरेक्ट बनेंगे। इसी तरह अगर FADH2 की बात करें तो यहाँ एक साइकिल में एक बनता है, तो 2 साइकिल में 2 बनेंगे, तो 2 बनेंगे FADH2। अब 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, तो 2 मॉलिक्यूल से जी 4 ATP बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18, 20 और 24, तो 24 ATP जी क्रब साइकिल से मिली। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में देखें, आपको याद होगी ग्लाइकोलाइसिस में जी वो 8 थी, और पायरुवेट एसिड में जी पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में जी 4 ATP हैं, और जी क्रब साइकिल में जी 24 हैं। तो आप देख सकते हैं आप भाई ये टोटल कितने बनेंगे जनाब? जी ये बनते हैं 36 ATP। तो नेट प्रोडक्शन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो 38 है। जो ग्रास प्रोडक्शन है वो क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में 2 डायरेक्ट ATP यूज हो रहे हैं तो इसलिए हम उसे 38 काउंट करेंगे। तो 38 ग्रास है और 36 जो है वो आमतौर पे नेट है, क्योंकि ये ATP जो खर्च होते हैं ये साइकिल में से यहाँ नहीं यूज़ हो रहे, तो इसी वजह से हम उसको वहाँ से नहीं निकालते। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जी 36 और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अभी कैलकुलेट किया था उसमें टोटल 2 ATP है। तो ये एनर्जी के हवाले से बैलेंस था एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। अल्लाह हाफिज़।